आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को पावर्स और डेली रूटीन में सपोर्ट करने के लिए स्टाफ इसलिए मिलता है ताकि वो बिना टाइम गवाए पूरा टाइम अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए इन्वेस्ट करें। बट देखो, कुछ आईएएस ऑफिसर्स इन सुविधाओं को ना प्रिविलेज के तौर पे लेते हैं। ये उनका एलीट जो माइंडसेट है ना, उसे दर्शाता है, जो ब्रिटिश ईरा में ऑफिसर्स का हुआ करता था। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ये मामला सामने आया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के कुछ एम्प्लॉइज थे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे। एक महिला आईएएस ऑफिसर्स ने इनको बोला, मेरे घर में आओ, झाड़ू पोछा लगाओ, क्योंकि अभी वहां पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं लगाओगे तो आपको पनिश किया जाएगा। अब देखो, हर एक एम्प्लॉय की ना डिग्निटी होती है, नौकरी की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि नौकरी करने के लिए वो अपना जमीर बेच देगा। इन्होंने इनकार कर दिया तो इन तीनों को ना नौकरी से निकाल दिया गया। क्या एथिकल इश्यूज हैं? सबसे पहला, मिसयूज ऑफ पावर। आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पावर का मिसयूज किया, जबकि ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपको काम करना चाहिए था। इनके काम में परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी। दूसरी चीज, डिग्निटी का वायलेशन हुआ है, पर्सनल डिग्निटी का वायलेशन हुआ है, यहां पर ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन हुआ है। नेक्स्ट देखो, आईएएस ऑफिसर ना एक लीडर की तरह होता है। लीडर एग्जाम्पल सेट करता है कि मैं क्या कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, उसको समाज फॉलो करता है। बट आप इस प्रकार का एग्जाम्पल सेट करते हो, फिर जनता में यही संकेत जाता है कि इसलिए आईएएस ऑफिसर की जॉब पानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग मिलते हैं हेल्प करने के लिए, इतना बड़ा घर मिलता है। तो ये गलत एग्जाम्पल ऑफिसर ने सेट किया। देखो, बात करें आज की, आज 7 अगस्त 2023 है। काफी सारे इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का है। इंडिया एक शुगर प्लस कंट्री हो गया है, बट खुश होने के बजाय हमें परेशान होने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों, जानेंगे आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल देखो, जन विश्वास बिल से संबंधित है। देखो ना, 2 एस्पेक्ट्स हैं। जन विश्वास बिल अब राज्यसभा में भी पारित हो गया है। एक तो बिल के प्रोविजंस क्या है, दूसरा कैसे ये बिल सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट को चैलेंज करता है। मतलब 2-3 आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है ये जन विश्वास बिल 2022। सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स, इनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब लाइसेंस लेने की आवश्यकता है अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो कंप्यूटर। तो हम लाइसेंस ईरा में वापस जा रहे हैं। सरकार का जो डिसीजन है सही नहीं है। क्या फायदे नुकसान है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इंडिया अब एक शुगर सरप्लस कंट्री है। मतलब जितना शुगर हमारे देश में कंज्यूम होता है ना, उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से शुगर का हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बड़े क्राइसिस इंडिया में आ गए हैं। आप देखो, जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले तो इस पूरे इशू की आउटलाइन में आपको बताता हूं, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज देखो, इंडिया वर्ल्ड का टॉप शुगर प्रोड्यूसर कंट्री है। 2021-22 में ही इंडिया ने यह मुकाम हासिल कर लिया था। इससे पहले ब्राजील वर्ल्ड का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर कंट्री था। इंडिया में 2021-22 में कितना शुगर प्रोड्यूस हुआ? 359 लाख टन। लेकिन देखो, आपको पता है ये शुगर प्रोड्यूस करने में ना हमारे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, खास करके ग्राउंड वाटर। हमारे देश में ना एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऐसी हैं, शुगर केन यानी गन्ने का कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है। गन्ने का कल्टीवेशन ज्यादा, इसका मतलब शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा, मतलब शुगर का एक्सपोर्ट ज्यादा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ आउटलाइन बता दी। अब थोड़ा देखो डिटेल से डिस्कस करते हैं। वाई इज देयर एक्सेस शुगर प्रोडक्शन? शुगर प्रोडक्शन एक्सेस में क्यों है हमारे देश में? देखो, वैसे तो हमारा देश जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर कंट्री है। सबसे ज्यादा मीठे के शौकीन लोग हमारे देश में ही हैं, और वैसे भी हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है। इस वजह से मीठे का यानी शुगर का सबसे ज्यादा कंजप्शन इंडिया में होता है। तो कंजप्शन ज्यादा, उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए जाहिर तौर पे प्रोडक्शन ज्यादा ही होगा। लेकिन देखो, एक रीजन है ये सिर्फ, दूसरा रीजन ये है एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऐसी हैं कि किसान अगर गन्ना उगाते हैं ना तो उनको ये फायदे का सौदा लगता है। गन्ने का प्राइस जो एफआरपी है ना, जैसे राइस और वीट के लिए तो सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है, डायरेक्टली सरकार किसानों से प्रोक्योर करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू वीट एंड राइस।
बट शुगर केन को सरकार किसानों से डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करती। किसान अपना गन्ना दे के आते हैं शुगर मिल वालों को, और सरकार ना प्राइस अनाउंस कर देती है किसानों के लिए कि आप शुगर मिल वालों को अपना गन्ना बेचोगे इस रेट पर। उस रेट को कहते हैं फेयर एंड रिनमरेटिव प्राइस। फर्क इतना है, जैसे व्हीट एंड राइस के लिए एमएसपी है, उसी प्रकार से गन्ने के लिए एफआरपी है। एफसीआई के माध्यम से डायरेक्टली प्रोक्योर किया जाता है व्हीट राइस को, लेकिन गन्ना जो है किसान देकर आते हैं शुगर मिल वालों को, ना कि सरकार डायरेक्टली प्रोक्योर करती है किसानों से उनका गन्ना। एक चीज आप यहां पे और देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स ना काफी तरह की सब्सिडी, काफी तरह के इंसेंटिव देती है किसानों को गन्ना उगाने के लिए, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी। इस वजह से ना, मतलब ये सरकार करती किस लिए है, फार्मर्स के वोट हासिल करने के लिए रूरल एरियाज में। बट इस वजह से ना पैटर्न जो है, क्रॉप पैटर्न ना शुगर केन के पक्ष में ज्यादा इंक्लाइंड हो गया है। यानी किसानों को लगता है कि बाकी फसलों में फायदा नहीं है यार, फायदा है तो गन्ना उगाने में है, इसे ही उगाते हैं। और ना सरकार इतनी ज्यादा सब्सिडी देती है, बल्कि डब्ल्यूटीओ में ना शिकायत कर दी ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला जैसे देशों ने कि इंडिया अपने किसानों को इतनी ज्यादा सब्सिडी देता है और बाद में किसान सब्सिडी लेकर गन्ना उगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया एक प्रकार से ना डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहा है, इंडिया पे कार्रवाई की जाए। डब्ल्यूटीओ ने इस पर अपना फैसला सुनाया और इंडिया को बोला कि आप सही में गलत कर रहे हो, आप शुगर के एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देना बंद कीजिए। तो डब्ल्यूटीओ का वर्डिक्ट आ गया। अब सरकार को जाहिर तौर पे डब्ल्यूटीओ का वर्डिक्ट मानना ही पड़ा। लेकिन देखो चिंता की बात यह थी, शुगर तो हमारे देश में एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, जितना कंज्यूम हो रहा है उससे ज्यादा शुगर हमारे देश में है। तो सरकार क्या करे, इस जो एक्स्ट्रा शुगर है, फालतू का शुगर है, पहले तो सरकार इसे एक्सपोर्ट कर रही थी, डब्ल्यूटीओ का वर्डिक्ट आ गया, सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या करे। सरकार ने एक तरीका खोज निकाला कि इसको हम यूज करेंगे इथेनॉल के प्रोडक्शन में, इथेनॉल के प्रोडक्शन में इसे यूज किया जाएगा। देखो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे तैयार किया जाता है शुगर केन मोलेसिस या फिर शुगर के फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है, बिगनर्स को मैं बता देता हूं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है शुगर या फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। किसकी सहायता से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से, जैसे बैक्टीरिया इत्यादि। फिर से आसान भाषा में बोलूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया इत्यादि की सहायता से ऑक्सीजन के एब्सेंस में शुगर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तो शुगर केन मोलेसिस या फिर शुगर की फर्मेंटेशन होती है और इससे प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, देखो वैसे इथेनॉल का इस्तेमाल होता है शराब वगैरह बनाने में, जैसे ब्लैक लेबल, इवन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे फेयर एंड लवली है, इनमें इस्तेमाल होता है इथेनॉल का, सैनिटाइजर्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन एक और जगह ऐसी है जहां पे सरकार चाहती है कि इथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, वो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। मतलब पेट्रोल में इथेनॉल को मिला दिया जाए, इससे तो बल्कि फायदा भी होता है। जो ये ईबीपी है ना, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इससे क्या होता है, एमिशंस कम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर दूसरे जो हाइड्रोकार्बन है ना, उनका एमिशन व्हीकल्स से कम होता है। तो 2003 के बाद से ही सरकार ईबीपी पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे। शुरू में सरकार ने टारगेट हल्का फुल्का रखा था, सिर्फ 5% का, कि भैया 95% पेट्रोल रखो और 5% इथेनॉल रखो। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने ना टारगेट इंक्रीज कर दिया। अब तो सरकार का टारगेट काफी ज्यादा एम्बिशियस है। 2025 तक 20% ईबीपी का टारगेट सरकार ने रखा है, मतलब 20% इथेनॉल प्लस में 80% पेट्रोल। और सरकार इसके लिए इंसेंटिव भी दे रही है, जैसे इथेनॉल पे जीएसटी को घटा के 18% से घटा के 5% कर दिया गया है 2021 में। और जानते हो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ 2021 में ही टोटल 394 लाख टन टोटल शुगर जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ ना, उसमें से 350 लाख टन तो डाइवर्ट कर दिया गया इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में। यह फायदा हुआ क्योंकि सरकार इथेनॉल को इंसेंटिव दे रही है इथेनॉल के प्रोडक्शन पे। तो 350 आउट ऑफ 394 डाइवर्ट हो गया इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो टारगेट भी अचीव हो गया। एक इंटरमीडिएट टारगेट भी सरकार ने रखा था 10% ईबीपी का, यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का।
अब देखो ईबीपी प्रोग्राम के ना काफी सारे फायदे हैं। एक तो सीधा सीधा पेट्रोल में आप इथेनॉल को मिक्स करोगे तो पेट्रोल किससे बनता है? क्रूड ऑयल से बनता है। जाहिर तौर पे क्रूड ऑयल की कम जरूरत पड़ेगी, क्रूड ऑयल आपको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से, आपकी डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, शुगर एक्सपोर्ट जो आपको करना पड़ रहा था उससे आपको छुटकारा मिल गया, क्योंकि शुगर का आप इस्तेमाल कर रहे हो इथेनॉल बनाने में। और एक और अच्छी चीज, पेट्रोल वगैरह के यूज करने से ना एमिशन ज्यादा हो रहा था, लेकिन ईबीपी के इस्तेमाल से अब एमिशन भी कम हो रहा है। यानी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो इंडिया ने कमिटमेंट्स की है ना, उसको पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। अब देखो एक चीज ये भी है, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल देते हैं कि यार आप गन्ने की खेती करते हो, इतना आपका इनपुट जाता है, इतना ग्राउंड वाटर खराब होता है, इससे अच्छा तो जिस जमीन पे आपने गन्ने की खेती की है ना, उस जमीन पे आप सोलर पैनल भी इस्टेब्लिश कर दोगे ना, तो भी आपको ठीक ठाक इनकम प्राप्त हो जाएगी, बल्कि ये ज्यादा फायदे का सौदा है। इवन ये भी लोग कह देते हैं। गन्ने की खेती में कितना ज्यादा पानी यूज होता है, एक एग्जांपल की सहायता से समझिए। 100 किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस करने में 2 लाख लीटर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कहां पे होती है? महाराष्ट्र में आपको मिलेगी, कर्नाटक में मिलेगी और उत्तर प्रदेश में मिलेगी। शुगर केन की खेती के लिए ना बारिश बहुत ज्यादा चाहिए, 3000 mm, लेकिन इन 3 राज्यों में बारिश होती कितनी है? सिर्फ 1000 से लेके 1200 mm के बीच में। अब बाकी देखो 1800 से 2000 mm कम बारिश हुई है, पानी की पूर्ति कहां से की जाएगी? पानी की कमी जो है वो कहां से लाया जाएगा? जाहिर तौर पे ग्राउंड वाटर। तभी तो ये बोला मैं आपको, 100 किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस करने के लिए 2 लाख लीटर ग्राउंड वाटर चाहिए। आप इतना शुगर एक्सपोर्ट कर देते हो ना, शुगर के साथ साथ आप इतना पानी भी एक्सपोर्ट कर देते हो, और वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर का इतना तेजी से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है। आने वाली जनरेशंस के लिए हम कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं। अब लास्ट में ना सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्या किया जाए। देखो एक्सपोर्ट तो होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि आप ग्राउंड वाटर को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एक्सपोर्ट शुगर का नहीं तो दूसरी जो फसलें हैं उनका होना चाहिए, दूसरी फसलों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका होना चाहिए। तो इसके लिए ये चाहिए, सरकार जितनी सब्सिडी शुगर केन के कल्टीवेशन पे देती है ना, उतनी सब्सिडी दूसरी फसलों के लिए भी दे, ताकि किसानों को इक्वल फायदे का सौदा लगे। उनको लगे कि अच्छा शुगर केन उगा रहे हैं, दूसरी फसल उगाएंगे तो भी सेम ही पड़ेगा, तो भी उतना ही फायदा होगा। तब जाके फिर किसान शुगर केन को उगाना बंद करेगा ना, तब जाके जो किसान है वो दूसरे ऑप्शंस कंसीडर करेगा। समझ गए? तो ये पहला स्टेप है जो सरकार को करना होगा। अब दूसरी चीज है, किसानों को ना ड्रिप इरिगेशन को अपनाना होगा। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, रूट्स तक पानी जाता है, एफिशिएंटली पानी का इस्तेमाल होता है, कम पानी यूज होता है, बजाय इसके कि पूरा खेत जो है गन्ने का वो फ्लड कर दो वाटर से। कई सारे राज्यों में तो ना मैंडेटरी बना दिया गया है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल, बट अभी भी इसका एडोप्शन काफी ज्यादा कम है। तो ड्रिप इरिगेशन को और ज्यादा बेहतर ढंग से सरकार प्रमोट करे। नेक्स्ट, सरकार ना एक्स्ट्रा कदम उठाए पानी को कंजर्व करने के लिए, जैसे बारिश का पानी सरकार कंजर्व करे, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए कदम उठाए, कैनल इरिगेशन के लिए नेटवर्क इस्टेब्लिश करे। ये सारे स्टेप्स सरकार जब उठाएगी ना, तो ग्राउंड वाटर के बजाय इन सोर्सेज से इकट्ठा होने वाला पानी भी किसान इस्तेमाल करेगा और ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन कम होगा। सबसे लास्ट में कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड, वैसे देखो रिसर्च करता है, ग्राउंड वाटर से संबंधित डेटा रिलीज करता है, लेकिन अभी भी ना ग्राउंड वाटर रिसर्च में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इसे सीरियस लेने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 से संबंधित है। देखो 2022 दिसंबर में यह बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इस बिल को ना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया रिकमेंडेशंस के लिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस सौंप दी, कैबिनेट ने ज्यादातर रिकमेंडेशंस को अपना लिया। अब यह बिल लोकसभा में भी पास हो चुका है और राज्यसभा में भी 2 अगस्त को पास हुआ है। पहले इस बिल से संबंधित प्रोविजंस जानेंगे, फिर कुछ क्रिटिसिज्म जानेंगे,
लेकिन एक इश्यू जो सबसे बड़ा है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला, वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो 2-3 आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है ये एक प्रकार से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है क्या जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल। ये जो बिल है ना, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्वायरमेंटल सेक्टर में, मीडिया एंड पब्लिकेशन, ये सारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं ना, इन अलग अलग सेक्टर्स में जो अलग अलग 42 लॉज है ना, उनको अमेंड करता है ये जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2022। देखो, आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि कई बार ना हमारे देश में कानून ऐसे हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए ना सजा का प्रावधान कर रखा है, हर छोटी से छोटी चीज के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महेश ने रमेश का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दिया, पब्लिक को बता दिया, तो इसके लिए 3 साल की सजा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, टेक्निकली इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हर छोटी छोटी चीज के लिए काफी सालों की सजा का प्रावधान है। महेश ने रमेश को खत लिखा और बीच में किसी ने खत ओपन कर लिया, लेटर ओपन कर लिया, उसके लिए सजा। तो ऐसे ना अलग अलग 42 लॉज हैं जिसमें छोटी छोटी चीजों के लिए सजा का प्रावधान था। सरकार ने क्या किया, यह सजा का प्रावधान हटा दिया और ना पेनल्टी का प्रावधान कर दिया, पेनल्टी इंक्रीज कर दी कि फाइन लगा दो यार, पैसा ले लो, सजा मत दो। इसका फायदा यह होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा। देश के कानूनों में ना ट्रस्ट घटता है। बाहर से कंपनी आती है, वो सोचती है अरे इंडिया तो बिजनेस करने के लिए सही जगह नहीं है, यहां तो छोटी सी गलती हो जाई तो फिर 3 साल की सजा, 5 साल की सजा का प्रावधान है, लड़ते रहो कोर्ट में मुकदमा। तो ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया अच्छा करेगा। रैंकिंग ऑलरेडी 2020 आते आते इंडिया की 63 हो गई थी, हालांकि बाद में ये इंडेक्स पब्लिश होना बंद हो गया। एक चीज ये भी बोली गई है, हर 3 साल बाद जो फाइन और पेनल्टी का अमाउंट है ना, उसे 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। चलो डिटेल से अब डिस्कस कर ही लेते हैं। मतलब बेसिक भावना आप समझ गए ना। 42 लॉज हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जहां पर छोटी छोटी चीजों के लिए सजा का प्रावधान था, उसे हटा दिया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से कानून हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार नजर मार लीजिए। ये प्रोविजंस हैं 42 लॉज में। 180 ऑफेंसेस हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, मीडिया, इंडस्ट्री, ट्रेड, पब्लिकेशन से संबंधित, जिनमें पहले सजा का प्रावधान था, जेल में बंद करने का प्रावधान था, उसे या तो पूरी तरह से हटा दिया गया है या फिर उसे मॉनिटरी फाइन से रिप्लेस कर दिया गया है। और पीरियोडिक रिवीजन होगा, हर 3 साल बाद 10% फाइन या पेनल्टी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। ग्रेवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा। और फाइन कौन लगाएगा? देखो, कायदे से फाइन लगाना चाहिए जुडिशरी को, क्योंकि सरकार अपने ही डोमेन में खुद प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, सारे काम सरकार ही नहीं कर सकती। तो कायदे से जुडिशरी को फाइन लगाना था। बट एक जो क्रिटिसिज्म है इस बिल का वो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी पेनल्टी का अमाउंट तय करने के लिए। राइटर इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार ही तय करेगी आपने गलत काम किया है, सरकार ही ये तय करेगी कि आप दोषी हो, सरकार ही ये तय करेगी कि फाइन कितना है। कायदे से जुडिशरी का काम होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के डोमेन में घुस रहे हैं। लास्ट में ये एस्पेक्ट आएगा तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे एपीलेट मैकेनिज्म का भी प्रोविजन किया गया है। सरकार का फॉर एग्जांपल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर है, जॉइंट सेक्रेटरी ने कोई ऑर्डर दिया और जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया है वो संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील भी फाइल कर सकता है, इसका भी प्रोविजन होगा। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर है वो सामने वाले पर्सन को मंजूर नहीं है, तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकता है 60 दिनों के अंदर अंदर। बिल में एक और प्रोविजन है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में रिसर्च की जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके, एडुकेट किया जा सके लोगों को इस बारे में। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म भी है, ऑलरेडी सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा फंड इस्टेब्लिश किए गए हैं, आप उनका यूज कर लीजिए ना, नया फंड इस्टेब्लिश करने से क्या फायदा। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, इस प्रकार के बिल की आखिरकार आवश्यकता ही क्यों थी, क्या सिग्निफिकेंस है प्रोविजंस की। सबसे पहली चीज, कंप्लायंस को रीडिफाइन कर दिया गया है।
देखो छोटे छोटे चीज़ों के लिए, माइनर ऑफेंस के लिए 3 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, मतलब प्रोपोर्शनेट सज़ा नहीं थी। ऑफेंस छोटा सा लेकिन सज़ा इतनी ज़्यादा। सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब चीज़ों को जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा। पहले तो जुडिशरी के पास भी इतने इतने केस जा रहे थे इन ऑफेंसेस से संबंधित। अब प्रोविज़न ये किया गया है जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वही इन मामलों को हैंडल कर देंगे, वही फाइन लगा देंगे, जुडिशरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ इकोनॉमी के कानूनों में इस प्रकार से बदलाव किया गया है। एमएसएमईज जो है वो ज़्यादा अब फॉर्मल सेक्टर में आएंगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अच्छी आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा हमारे देश में, मतलब बिजनेस करना रिलेटिवली आसान होगा। लेकिन देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं बिल को लेके, जैसे पार्शियल डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है। बिल में प्रोविजन किया गया है कि हम सजा नहीं देंगे लेकिन फाइन या फिर पेनल्टी तो लगाएंगे। तो पूरी तरह से तो आपने डीक्रिमिनलाइज नहीं किया, फाइन तो अभी भी लगेगा ना। और देखो 180 ऑफेंस हैं 42 लॉज के अंदर जिनको आपने डीक्रिमिनलाइज किया है, मतलब सजा का प्रावधान हटा दिया है। लेकिन देखो इसमें से कई ऑफेंस तो ऐसे हैं जिन पर सजा का प्रावधान जरूरी था डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, डर पैदा करने के लिए, लेकिन वो भी आपने हटा दिया है। नेक्स्ट, पोटेंशियल लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्रेटरीज को जैसे फॉर एग्जांपल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया जाएगा फाइन लगाने के लिए, वो डिसाइड करेंगे कितना फाइन लगाया जाए, कितनी पेनल्टी लगाई जाए, लेकिन उनके पास ना एक्सपर्टीज नहीं होंगी, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आईएएस होते हैं, आईएएस जर्नलिस्ट होते हैं, उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ इररिलेवेंट ऑफेंसेस। कुछ बदलाव तो देखो इररिलेवेंट है, जैसे ना किसी का खत खोल के देख लिया, पोस्टल आर्टिकल खोल के देख लिए। देखो वैसे भी कोई आम आदमी, आप पोस्ट ऑफिस में कोई जमा करा के आए हो लेटर, आम आदमी तो वैसे भी खोल के नहीं देख सकता ना, वो सारा पोस्ट ऑफिस वालों के पास में ही होती हैं सारी चीज़ें। डाकिया डिलीवर करता है, पोस्टमैन डिलीवर करता है, आगे जाके बीच में पूरी सील लगी होती है पोस्ट आर्टिकल्स पे। तो ये चीज़ तो ना बल्कि पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट है, आम आदमियों के लिए नहीं है। यहां पे एक और चीज़ है, हाई डिमोनेटाइजेशन बैंक नोट्स डिमोनेटाइजेशन एक्ट 1978, इसमें भी डिक्रिमिनलाइज किया गया है। जबकि देखो ये एक्ट तो ना 1978 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना तब आया था, 45 साल बाद ये एक्ट ही पूरी तरह से इररिलेवेंट है। तो इसमें क्या ही बदलाव कर रहे हो आप लोग यार, आज के समय में कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई काम का ही नहीं है ये कानून। फिर एक पॉइंट देखो, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के इंडिपेंडेंस से भी संबंधित है। वो सरकार के ऑफिसर होंगे तो सरकार के जो ऑफिशियल होंगे वो देखो इंडिपेंडेंट होकर तो काम नहीं कर सकते, वो सरकार का ही फेवर करेंगे जाहिर तौर पर। अब देखो ये जो पॉइंट है ना कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अब ब्यूरोक्रेट होंगे, इसको लेके ना आज हिंदू में अलग से एक आर्टिकल आया है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। कंटेक्स्ट आपको पता ही है, जन विश्वास एक्ट 2022 में 42 लॉज में जो अमेंडमेंट किया गया है ना, माइनर ऑफेंसेस के लिए सज़ा का प्रावधान हटाया गया है और पेनल्टी फाइन कितना होगा ये तय करने के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का प्रोविज़न किया गया है। कौन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा? ब्यूरोक्रेट, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर। अलग अलग लॉज में अलग अलग पेनल्टीज का प्रावधान है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में 15 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है डेजिग्नेटेड ब्यूरोक्रेट यानी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के द्वारा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, नई अमेंडमेंट्स के अनुसार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास पावर होगी ना सिर्फ इंक्वायरी करने की, मान लीजिए महेश ने जंगल में पेड़ों को काट दिया, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा दिया, तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर होंगे सुरेश, वो महेश को बुलाएंगे और बोलेंगे कि भैया आपने फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा दिया, ये रहे मेरे सबूत हैं मेरे पास में, आपने पहुंचाया है। महेश से पूछा जाएगा आप सबूत दीजिए अपनी इनोसेंस में बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर महेश नहीं दे पाएगा तो फिर फाइन लगाया जाएगा सुरेश के द्वारा यानी ब्यूरोक्रेट के द्वारा, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के द्वारा, और अमाउंट कितना होगा वो भी सुरेश तय करेगा यानी ब्यूरोक्रेट तय करेगा, जॉइंट सेक्रेटरी तय करेगा। मतलब सुरेश ही जांच करेगा, सुरेश ही सजा सुनाएगा, सुरेश ही पुलिस है, सुरेश ही जज है, सुरेश ही सब कुछ है।
देखो राइटर ये बोलते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में ना, अगर आप चाहते हो डेमोक्रेसी ठीक से काम करे, तो आपको ना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स को सेपरेट करना होगा। तीनों की पावर्स को वैसे सेपरेट करना होगा, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। चेक्स एंड बैलेंस का प्रोविजन होना चाहिए, तीनों एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। लेकिन ऐसा नहीं कि जो जुडिशरी का काम है वो एग्जीक्यूटिव करे, या फिर लेजिस्लेचर का काम जो है वो जुडिशरी करे, या फिर दूसरी वाली जो संस्था है वो करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान ने डायरेक्टली इस पर बोला नहीं है, बट आर्टिकल 50 जो है वो बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इसे हमें अचीव करना है, मतलब डीपीएसपी में इसका प्रोविजन किया गया है। 1970 तक तो देखो इसे अचीव किया भी नहीं जा सका था, और क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुआ करता था। बट 1970s में अलग अलग राज्यों ने कानून बनाया और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर को अलग अलग कर दिया। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। देखो 1970s में जो क्रिमिनल केसेस थे ना, उनको सरकार के कंट्रोल से अलग करने के बाद, मतलब टोटल ये पावर फिर जुडिशरी के पास आ गई थी, क्रिमिनल केसेस वाली। सरकार का इसमें किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं था। उसके बाद ना सरकार ने 3 रूट्स को अपनाया है जुडिशरी की पावर को छीनने के लिए। सबसे पहला, अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने ना जुडिशियल ट्रिब्यूनल का निर्माण किया है, अलग अलग जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे देखो, इनकम टैक्स से संबंधित ट्रिब्यूनल है, इन्वायरमेंट से संबंधित ट्रिब्यूनल है। इस प्रकार से अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अलग अलग ट्रिब्यूनल का निर्माण किया है, और ज़्यादातर केसेस में ट्रिब्यूनल में ना ब्यूरोक्रेट्स को टेक्निकल मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें सरकार का कंट्रोल हो गया ना इनडायरेक्टली, मेंबर्स अपॉइंट किया गया है ब्यूरोक्रेट्स को, तो पावर सरकार के पास आ गई। ये पहला रूट है। अब दूसरा रूट देखिए, सरकार ने ना अलग अलग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे रेगुलेटर्स का निर्माण किया है। अब आप देखोगे ज़्यादातर समय इन रेगुलेटर्स के जो हेड होते हैं ना, कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब है तीसरा रूट जिसके थ्रू सरकार ने जुडिशरी की पावर छीनने का काम किया है। कई सारे कानून ऐसे हैं जिसमें एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स को बड़ा रोल दे दिया गया है, जुडिशरी का रोल दे दिया गया है। जैसे देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। ये जो एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर समय ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इवन ये ऑफिसर आरोपी की प्रॉपर्टीज को अटैच करने का ऑर्डर पास कर देते हैं, या फिर बिजनेस के ऊपर पेनल्टीज लगाने का ऑर्डर पास कर देते हैं, जबकि कायदे से ये काम जुडिशरी का होना चाहिए, ना कि ऑफिसर्स का। लास्ट में राइटर वही बात फिर से दोहराते हैं। देखो, सरकार अपने ही केस में जज का कैसे काम कर सकती है? सरकार के ऑफिसर ही तो फैक्ट्स फाइंड करेंगे कि आरोपी ने फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है। तो सरकार ही इस केस में जज, सरकार ही एग्जीक्यूटिव, सरकार ही पुलिस, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा ना। तो कुल मिला के सरकार को जुडिशियल पावर नहीं छीननी चाहिए। अगर जुडिशरी के ऊपर केसेस को कम करना है तो कोई और तरीका आप खोजिए, लेकिन अपने हाथों में पावर लेना ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। तो इस प्रकार से हमने ये 2-3 आर्टिकल्स कंबाइन करके डिस्कस किए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इकोनॉमिक टाइम्स का है। पिछले हफ्ते ना सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि विदेशों से अब आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट ये सब इंपोर्ट करना है ना, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हम लाइसेंस जल्दी से दे देंगे, अगर राइटफुल काज है तो इसमें देर नहीं लगाएंगे हम। अब देखो, शुरुआत में ऐसा लगा कि ना अभी बहुत सारी कंपनीज चाइना छोड़ के जो इंडिया में आना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने ये प्रोविजन किया है। लेकिन बाद में सरकार ने एक फॉलोअप ऑर्डर जारी किया कि ये जो चीज़ है ना, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के लिए भी लागू होंगी, जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब इवन जापान और साउथ कोरिया जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वहां से भी अगर टेबलेट वगैरह इंपोर्ट करने हैं, कंप्यूटर इंपोर्ट करने हैं, तो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इससे देखो
इन्वेस्टर्स में ना काफी खराब संकेत जाएगा। सरकार कुछ भी बोले, सरकार ने रीजन दिया है कि हमने सिक्योरिटी कंसीडरेशंस के हिसाब से ये ऑर्डर जारी किया है ताकि जो ट्रस्टेड ब्रांड है ना वहीं से इंपोर्ट किया जा सके लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को, और ऐसे ब्रांड्स जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता वो उनके कंप्यूटर और लैपटॉप हमारे देश में ना आए, ये इंश्योर करने के लिए हमने फैसला लिया है। सरकार का तर्क ये है। बट देखो ये सिक्योरिटी वाला जो रीजन है ना अब बहुत ज़्यादा यूज किया जा चुका है। सबको पता है सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया है। सरकार चाहती है कि इन चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में होनी चाहिए और इन चीज़ों का जो इंपोर्ट है वो बंद होना चाहिए। हालांकि देखो ये जो लाइसेंस वाली चीज़ है ना पहले हमारे देश में हुआ करती थी 1990 से पहले, एलपीजी रिफॉर्म से पहले। प्रोटेक्शनिज्म गलत है, मतलब अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए आप इंपोर्ट पर बैन लगा रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। इससे अब जिन देशों से आपने लैपटॉप्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया है वो भी आपके प्रोडक्ट्स पे बैन लगाएंगे। तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि यार इंडिया में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है क्योंकि इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं दूसरे देशों के खराब हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चर हो भी गई चीज़ तो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इंडिया खुद ही दूसरे देशों से इंपोर्ट पर बैन लगा रहा है, तो वो देश थोड़ी ना इंडिया को अलाउ करेंगे कि आप हमारे देश में चीज़ भेज दीजिए। समझ गए? जब कोई देश की इकोनॉमी ओपन होती है ना तब उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको पता है ये देश ओपन पॉलिसीज रखता है, यहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर भी करेंगे तो दूसरे देशों में भेजना आसान है क्योंकि देशों के दूसरे देशों के साथ इस देश के ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं। बट अब इंडिया उस कैटेगरी में नहीं आएगा। हालांकि एक डिसीजन से सब कुछ तय नहीं होता, बट इंडिया का डिसीजन सही नहीं है। राइटर बोलते हैं वैसे देखो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। जैसे देखो अच्छा सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बिल्ड हुआ है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड हुआ है जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सके। टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट काफ़ी कम हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव है। लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है हमारे देश में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना सस्ता हो गया है। और अलग अलग एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। पीएलआई स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। इसके अलावा हमारे देश में इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यही चीज़ें तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमारे देश में ना सब कुछ है, चीज़ें बदल रही थी धीरे धीरे, बट एकदम से सरकार को ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा लगता है जैसे सरकार ना, जैसे देश जब आज़ाद हुआ था ना तो सरकार क्या करती थी, सरकार ने इंपोर्ट पे बैन लगाया हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था सरकार की कोशिश यही थी कि आप हर चीज़ के लिए ना इनवर्ड देखो, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो। इंपोर्ट हमें नहीं करना है क्योंकि इंडिया को नई नई आज़ादी मिली थी, इंडिया को डर था किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना है, तो जो चीज़ चाहिए खुद से प्रोड्यूस करो। तो ना इंडिया शायद उसी ओर ज़्यादा जा रहा है। इन्वेस्टर्स को यह संकेत जा रहा है कि इंडिया एक इनवर्ड लुकिंग कंट्री है। इंडिया दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं चाहता है, सब कुछ खुद से ही प्रोड्यूस करना चाहता है। इंडिया देखो आज की सिचुएशन में अपनी इस प्रकार की इमेज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार को अपना ये डिसीजन फिर से रिव्यू करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि किसी की भी लाइफ में, मान लीजिए महेश अपनी लाइफ में हर प्रकार की परिस्थितियों को एक्सेप्ट करता है, चाहे देखो खुशी है, दुख है, किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति है, महेश सबको एक्सेप्ट करता है। तो मान लीजिए महेश में एक्सेप्टेंस की वैल्यू है। जैसे देखो यहाँ पे बुद्धा की मिडल पाथ की थ्योरी का एग्जांपल आप दे सकते हो। बुद्धा की मिडल पाथ की थ्योरी यही कहती है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और अच्छे फेस में बुरे फेस में दोनों फेस में ना एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो। एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना मतलब देखो कोई इंसान है हेडोनिस्ट है, हेडोनिस्ट मतलब सारा टाइम ही प्लेजर के पीछे भागता है, ये भी गलत है। दूसरी तरफ सन्यासी हो जाना भी गलत है, बिल्कुल ही सन्यासी हो जाना वो भी गलत है। आप मिडिल पाथ अपनाओ, ना तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम प्लेजर के पीछे भागो, और ना ऐसा भी नहीं कि आपको प्लेजर चाहिए ही नहीं, बिल्कुल मैं तो साधु संत हूं, बीच में रहो आप। अब लास्ट में 5 अगस्त को जो एडिटोरियल डिस्कस किए थे वो समरी के माध्यम से देख लेते हैं।
देखो, आप में से कुछ लोगों ने बोला कि ये डेली बेसिस पे आपको मिलते नहीं, दूसरे चैनल पे अपलोड होते हैं। PW ओनली एस ऑफिशियल का जो चैनल है, जो मेन चैनल है ओनली एस नथिंग एल्स वाला, वहाँ पे भी मैं अपलोड करवा दूंगा। और एक सजेशन आपका आया था कि ये डेट वाइज नहीं, पेपर वाइज होने चाहिए। ये काफ़ी अच्छा सजेशन है। तो अगली बार जो आपको फाइल मिलेगी पूरी मंथली वाली, वो टॉपिक वाइज और पेपर वाइज क्लासिफाइड होगी, ना कि डेट वाइज। तो राहुल गांधी के कन्विक्शन से संबंधित आर्टिकल था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से किसी MP या MLA की मेंबरशिप जा सकती है। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित प्रोविजंस हैं आर्टिकल 102(1) और 191(1) में। 102 वाला आर्टिकल MPs के लिए है, 191 वाला MLAs के लिए है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, सिटीजनशिप है, इंसॉल्वेंसी है। इनके कारण किसी MP या MLA को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबरशिप से। इसके अलावा 10th शेड्यूल में कोई MLA या फिर MP जिस पार्टी से चुना गया है उससे इस्तीफा दे देता है, तब उसकी मेंबरशिप जा सकती है। इसके अलावा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें बोला गया है अगर किसी MP या MLA को 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो जाती है तो तुरंत उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी, तुरंत की तुरंत। लिली थॉमस केस में तो राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में सजा सुनाई गई थी 2 साल की। उन्होंने बोला था कि सारे मोदी चोर हैं, इस प्रकार से उन्होंने बोला था कर्नाटक की एक इलेक्शन रैली में। तो उनको 2 साल की सजा हुई और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला प्रोविजन ट्रिगर हो गया, एप्लीकेबल हो गया, तो उनकी सदस्यता चली गई। और बाद में उन्होंने अपील फाइल की, सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, हाई कोर्ट में फाइल की, रिजेक्ट हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया और बोला कि मैक्सिमम सजा है, इतनी नहीं होनी चाहिए। GST वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। राइटर कहते हैं कि GST बहुत ज़्यादा लगा दिया, अब सरकार रिव्यू के लिए GST काउंसिल फिर से इकट्ठा हुई। गलत है, मतलब इतना जल्दी आप रिव्यू करने के लिए फिर से हो गए, ये इन्वेस्टर्स को गलत संकेत जाता है कि सरकार अपनी पॉलिसीज को लेकर स्टेबल नहीं है। और जो आपने लगाया है GST 28%, वो उस पर्सन पे लगाया है जो खेलेगा, फॉर एग्जांपल कैसीनो में जाएगा, हॉर्स रेसिंग में ट्राई करेगा। पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस पे 18% GST लगता था, बट अब प्लेयर पे भी 28% GST लगेगा। तो एक प्रकार से सनराइज इंडस्ट्री को किल करने के समान है। GST काउंसिल कह रही है कि 6 महीने बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे तो इसका मतलब आपने सोच समझ के फैसला नहीं लिया है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। फिर पुलिस रिफॉर्म वाला आर्टिकल था, स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है स्टेट गवर्नमेंट की अच्छे से लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने में, बट मणिपुर में नू हिंसा हुई, हरियाणा में, ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं लैग है। पुलिस रिफॉर्म्स आने चाहिए। स्मार्ट टेक्निक प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, स्मार्ट फोर्स होनी चाहिए। S फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, M फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, A फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, R फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, T फॉर टेक सेवी एंड ट्रेंड। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे पुलिस। इसके अलावा इश्यूज चैलेंजेस क्या क्या है, करप्शन है, ओवरबर्डन है, न्यूट्रलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, कॉलोनियल इरा के लाज अभी भी हैं, वही माइंडसेट है, स्पेशलाइजेशन का अभाव है, विभिन्न राज्यों की पुलिस में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। पाथ क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए पुलिस के पास अपने हिसाब से एक्ट कर सके। इसके अलावा जो कॉलोनियल इरा के कानून हैं उनको फिर से रिव्यू करो, मॉब को अच्छे से मैनेज कर सको, ट्रेनिंग दी जाए, फ्यूचरिस्टिक थीम के आधार पे पुलिसिंग होनी चाहिए। अब तो आपको पता है टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है। इसके अलावा पुलिस में जो पुलिसमैन है उनका सिलेक्शन सोच समझ के किया जाए। लास्ट में हमने हिरोशिमा नागासाकी वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया था कि 78 ईयर्स तक तो टैबू रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ में, बट अब जाके पुतिन ने धमकी दी थी। अच्छी बात यह है USA ने नहीं दी। तो न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो देखो ऐसी चीज़ है, एकदम से कोई भी दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं ना, अगर किसी भी देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है ना, अगर वो हारेगा, कुछ भी होगा, तो उसके इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है।